चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। ये क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और बड़ा है तो ऑफ कोर्स इसकी इम्पोर्टेंस की भी अगर बात करें तो थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से आईआईटी एडवांस या ओलंपियाड के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन में तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारे के सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। किसी का भी सवाल पूछ लेते हैं तो कई बार जो बड़े चैप्टर्स होते हैं ना उनको हल्का सा नुकसान होता है, क्योंकि चैप्टर होता है बड़ा और सवाल उतने ही आते हैं। तो इसलिए कई बार मेन में मुझे ऐसा लगता है कि बड़े चैप्टर्स में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एडवांस के टॉपिक हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो इसकी रिलेवेंस ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है। एडवांस में इसके सवाल ऑब्वियस बात है कि बाकी चैप्टर्स के मुकाबले ज़्यादा पूछते हैं। टॉपिक बड़ा है तो टाइम तो बड़ा पढ़ने में ज़्यादा लगता है, होमवर्क करने में ज़्यादा टाइम लगता है, सवाल करने में टाइम लगता है। तो ऑफ कोर्स है ना, आईआईटी के अंदर उसका वेटेज भी उस हिसाब से ज़्यादा तो रहता ही है। वेटेज ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स बड़ा पढ़ने में तो कोई कोताही हम बरत ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा हमारा चैप्टर, ज़्यादा बातें नहीं करते। बड़ा नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा, एक बात, सेंटर की बड़ा स्पेलिंग ये भी यूज़ कर सकते हो और सेंटर की एक स्पेलिंग और यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज यूके इंग्लिश एंड दिस इज यूएस इंग्लिश। कुछ हमारे ऐसे इंडियन इंग्लिश टाइप भी होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए बड़ा इनसे काम चलाते हैं। बड़ा दीज आर अवर सेंटर ऑफ मास की स्पेलिंग। बड़ा सेंटर में बड़ा ये दो अलग अलग स्पेलिंग्स हो सकती है। मुद्दे पे आते हैं। कोई बॉडी अगर बड़ी है, लार्ज बॉडी है, अभी तक हमने सारे की सारी बॉडीज को बड़ा पॉइंट मास ही माना, लेकिन मान लीजिए कोई बॉडी अगर लार्ज है, अगर बॉडी लार्ज है तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए उतनी बड़ी बॉडी को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा बड़ा उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। सही शब्दों में कहूं तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम बॉडी के सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको अगर हम उस पॉइंट पर लगता हुआ माने तो उस पॉइंट का मोशन एग्जैक्टली वैसा होगा, उस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा ट्रांसलेशनल मोशन पूरी की पूरी बॉडी का हो रहा था। तो इट मीन्स दैट इट इज पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज बॉडी। किसी बड़ी बॉडी का एक पॉइंट से अगर रिप्रेजेंट करें तो बड़ा दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। बड़ा एक लाइन लिखिएगा, इट इज point or representation of large body। किसी बड़ी बॉडी को अगर मैं किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहूं थोड़ा दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। अच्छा बड़ा, सेंटर ऑफ मास को ना बार बार बड़ा सेंटर ऑफ मास लिखेंगे ना तो बोर हो जाएंगे। बड़ा हम इसको COM लिख देंगे यार, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगली बात, पूरी बड़ी बॉडी, उस बड़ी बॉडी को अगर मैं एक इकलौते पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं, सारे के सारे मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मानूं, और जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है उसको इस पॉइंट पर लगता मानूं, तो इस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन बिल्कुल वैसा होगा जैसे पूरी की पूरी बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन हम एक बार के लिए कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है ना। इट इज अ पॉइंट एट विच entire mass of large body can be assumed to be concentrated, ठीक है ना। and if external force is applied on it, it will have same translational motion, it will have same translational motion as that the large body। जो बड़ा लार्ज बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन था बड़ा वही मोशन इस पॉइंट का होगा। बड़ा दिस पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। बड़ा सब कुछ दिखाई तो दे रहा ना, लिखना भी बड़ा सब कुछ लिखना भी है, ठीक है ना।
सारी बातें बेटा आपको लिखनी भी है। सेंटर ऑफ मास ये बेटा रियल पॉइंट भी हो सकता है, इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है। इट कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनरी बेटा, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए अच्छी बात है बेटा। तो फिर से बोलता हूं बेटा इस बात को, अगर आपके पास कोई बॉडी बड़ी है तो उस बड़ी बॉडी को आप जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हुए मान सकते हो बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। सारे के सारे मास को अगर आप बेटा उस पॉइंट पर अगर कंसेंट्रेटेड मान लोगे और सारे के सारे फोर्स को अगर उसी पॉइंट पर लगता हुआ मान लोगे तो उस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आपकी बेटा पूरी बॉडी का था, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेंटर ऑफ मास। दिस पॉइंट कैन बी ए रियल पॉइंट बेटा, मतलब कोई रियल बड़ा हो सकता है कोई पॉइंट और उसका कोई इमेजिनरी पॉइंट भी हो, ऐसा हो सकता है। सर कैसे इमेजिनरी देख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं, कोई तब बड़ा काम भी नहीं है बड़ा, हो जाएगा अपने से सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, चलो बेटा एक छोटी सी टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, दैट इज मास मोमेंट। ये हमारे इस चैप्टर की पहली टर्म है बेटा, दैट इज मास मोमेंट। क्या है बेटा मास मोमेंट, अभी देखते हैं। हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज मास मोमेंट। सुनना बेटा, अगर मान लीजिए कि ये आपके पास कोई कार्टेशियन सिस्टम बेटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बेटा बाहर की तरफ निकलते हुए, ये जेड एक्सिस, ऑरिजिन पर कोई ऑब्जर्वर है और कोई m मास का पार्टिकल बेटा यहां कहीं पड़ा है, m मास का पार्टिकल यहां कहीं पड़ा है और उसकी जो पोजीशन है बेटा वो दे रखी है मुझे r वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा ऑफ कोर्स टेल कहां पर होगी, जहां पर ऑब्जर्वर होगा वहां पर टेल होगी। हेड कहां पर होगा, जहां पर बेटा ऑब्जेक्ट पड़ा बेटा वहां पर हेड होगा। देन मास मोमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज मास इनटू पोजीशन वेक्टर। बड़ा कोई साइन वगैरह नहीं है इसका, बड़ा सिंपली बोल रहा हूं, मास मोमेंट इज सिंपली मास इनटू आर वेक्टर, बस इतनी सी बात है बेटा। इस डेफिनेशन से बेटा मास मोमेंट के बारे में आपको कोई भी बात समझ में आती हो सारी लिखाओ। यूनिट बेटा, यूनिट विल बी मास इनटू लेंथ, ऑफ कोर्स केजी इनटू मीटर। बेटा डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, आर बेटा पोजीशन है, पोजीशन तो लेंथ है, लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो m इंटू एल। बेटा वेक्टर है या स्केलर है, आप बोलो सर ऑफ कोर्स वेक्टर है, मास तो स्केलर है लेकिन आर वेक्टर तो वेक्टर है, और अगर वेक्टर है तो ऑफ कोर्स मास मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर अगली बात बताओ कि इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है, तो मैं उसके लिए कहूंगा कि मास तो हमेशा पॉजिटिव है, तो जिस तरफ आपका आर वेक्टर है उसी तरफ आपका मास मोमेंट है, तो आप कह सकते हो कि डायरेक्शन जो है वो अलोंग आर वेक्टर है। बेटा अलोंग आर वेक्टर का मतलब क्या है, अलोंग आर वेक्टर मतलब ऑब्जर्वर पर टेल, ऑब्जेक्ट पर हेड। तो आर वेक्टर का अर्थ बेटा वही है जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा था, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस पर आपका हेड होगा, जो भी आपका ऑब्जर्वर या बेटा रेफरेंस फ्रेम है उस पर आपका टेल होगा। ये बेटा आपका मास मोमेंट है। काम आ सकता है बेटा टर्म, काम आ सकता है क्या आएगा ही, सारी सारी बेटा कहानी ही इस मास मोमेंट के इर्द गिर्द ही रहेगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली होगा कहां पर, कैसे डिफाइन करोगे बेटा, निकालेंगे कैसे, सब देख लेंगे बेटा, सब देख लेंगे। हेडिंग लिखिए, सेंटर ऑफ मास of a system of discrete particles। बेटा वो कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स है। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब बेटा एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल्स है। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बेटा कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा। आपके पास बेटा मान लीजिए कि बेटा ये कोई कार्टेशियन सिस्टम, कोई मास है बेटा यहां कहीं m1 और इसकी पोजीशन है r1, यहां कहीं बेटा कोई मास है m2
और इसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। यहाँ कोई मास है m3 और इसकी पोजीशन है R3। यहाँ कोई nth पार्टिकल है जिसका मास है mn और उसकी पोजीशन है Rn वेक्टर। इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इट विल बी डिफाइंड लाइक दिस कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा समेशन ऑफ मास मोमेंट्स, नीचे आएगा बेटा समेशन ऑफ मासेस। नीचे बेटा मास का जोड़ आएगा, ऊपर बेटा जी जो आपके मास मोमेंट्स है उसका समेशन आएगा, उसका समेशन है। ठीक है, समेशन ऑफ मास मोमेंट मतलब m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू mnrn डिवाइड बाय समेशन ऑफ मासेस। बेटा समेशन ऑफ मासेस मीन्स टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn। और अगर आसान शब्दों में लिखना चाहो तो समेशन, बड़ा समेशन का साइन है, यू नो इट वेरी वेल, mi ri where I varies from 1 to n divided by summation of mi where I varies from 1 to n। ये बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बढ़िया बेटा, मान लो कि इस सारे की सारी कैलकुलेशन से आपका सेंटर ऑफ मास बेटा यहां का यहां आ गया। ये लीजिए आपका आ गया सेंटर ऑफ मास, ये ले बेटा यहां आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ मास, बड़ा सेंटर। सर यहां पर तो एक्चुअल में कोई मास पड़ा ही नहीं है, फिर यहां पर सेंटर ऑफ मास आ सकता है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल आ सकता है। हमने डेफिनेशन में कहा भी था कि इट कैन बी एन इमेजिनरी पॉइंट। जरूरी नहीं कि वहां पर कोई मास पड़ा ही हो, ये इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है। ऐसा मस्ट नहीं है कि बेटा वहां पर मास पड़ा होना जरूरी हो। ठीक है बेटा, तो ऐसा मान के ना चले कि वहां पर मास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटा हमने बढ़िया डिफाइन कर दिया यार। हम इसको और थोड़ा बढ़िया और लिख सकते हैं, लेकिन एक बार रुक जाओ, पहले एक सवाल कर लो, फिर अपन इसको और बढ़िया तरीके से भी लिखते हैं। एक चिन्ना मिन्ना सा सवाल है, उसे निपटा दो तो बेटा फिर आगे चलते हैं। मैं फिर इसका एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा, बट पहले एक सवाल निपटा दो बेटा। करें? हाँ बच्चों, सवाल ऐसा है कि 1 ग्राम पार्टिकल है 2,3,4 मीटर पर, 2 ग्राम पार्टिकल है 1,-1,2 मीटर पर, 2 ग्राम का पार्टिकल एक और है, वो है 2,0,-2 मीटर पर। 3 पार्टिकल है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो। सिस्टम मतलब बेटा दिस प्लस दिस प्लस दिस। आप बोलोगे सर जितना आपने सिखाया उसके हिसाब से मुझे इतना समझ में आया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सीधा सपाट सा फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज m1r1। बड़ा ढंग से लिखना सब कुछ, 1 ग्राम इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर, प्लस आगे चल बेटा m2r2। सब चीजें बढ़िया से लिखना बेटा, कोई यूनिट वगैरह मिस मत करना। i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मीटर। बेटा ये देखना 2 ग्राम इंटू 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप मीटर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3 इज ऑफ कोर्स 5 ग्राम। बेटा ग्राम 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 बेटा कैंसिल हो गया, आंसर बेटा मीटर में आएगा। आना ही चाहिए यार, पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकाल रहे हो, पोजीशन की यूनिट बेटा मीटर ही आनी चाहिए। चलिए बेटा करते हैं यार। 2 एंड 2 बेटा कितना 4 अच्छा 4
-4, सर 4 and 4 8, बेटा एक बार चेक ना, 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, 4 ये आ गया, कितना आ गया 8 i कैप। 3 -2, 3 - 2 इस बेटा कितना 1, 1 बेटा 1 ही आ गया, 1 j कैप। 4 + 4 बेटा कितना 8, 8 - 4 4, 4 k कैप अपॉन 5। ये बेटा आंसर आपका, ऑफ कोर्स आंसर इज इन मीटर। बेटा कोऑर्डिनेट टाइप से लिखना चाहो तो लिख देना, दैट इज 8/5, 1/5, 4/5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, आपकी मर्जी है। ऑप्शंस में दे रखा हो तो ठीक है, ऑब्वियसली चेक कर लोगे आंसर ऐसे दे रखा है या ऐसे दे रखा है, बाकी बेटा आपका आंसर तो आ ही जाएगा। कैलकुलेशन बेटा कोई टफ तो नहीं थी ना, 2 ठीक है बेटा। आगे चलिए, आगे चलिए बेटा। अच्छा, हम एक बात बोल रहा था कि इस फॉर्मूले को और बड़े ऐसे लिख सकते हो। मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने ना आई कैप अलग लिखा, जे कैप अलग लिखा और के कैप अलग लिखा। तो सर आप 3 फॉर्मूले और निकाल सकते हो। हमने जो आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला निकाला उसको तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस m2 मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस nth मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई पूरा मास m1 प्लस m2 प्लस nth मास। इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, बेटा क्या फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से फॉर्मूला है m1 y1 प्लस वही जे कैप अलग निकाल लो, प्लस m2 y2 प्लस अप टू mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस ऐसे बेटा z कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। खैर मैं ये फॉर्मूला ना भी लिखता बेटा तब भी चलता, तब भी बेटा तुम सारा काम ऐसे निपटा तो सकते ही थे। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह से हम 3 फॉर्मूले और बना सकते थे, x कोऑर्डिनेट का अलग, y का अलग, z का अलग। हालांकि फॉर्मूले की बेटा जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक आर वेक्टर वाली जैसी बेटा उसकी स्टाइल थी, तो अलग से ऐसा लगा नहीं कि हमने कोई फॉर्मूला याद किया। फेयर इनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं और बात करते हैं। एक छोटा सा बड़ा प्रूफ है, ये प्रूफ हम एज ए डेफिनेशन भी याद करेंगे। और सुनिए बेटा, मैं करूँगा ऐसा आपके लिए, कोई मतलब आपके करने लायक कोई प्रूफ नहीं, बस ऐसे छोटी सी बात मैं कर लूँगा। आप थोड़ा सिर्फ और सुनो, समझो, याद रखो, कभी काम पड़ जाए तो लगा देना यार। और वो बात ये है, मैं उसे एज एन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, लेकिन आपको करना नहीं बेटा, ठीक है ना। प्रूव दैट summation of mass moments with respect to center of mass is 0। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर आप मास मोमेंट्स निकालोगे और उनको अगर आप ऐड करोगे तो उसका समेशन हमेशा 0 आएगा। ये प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं। बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कार्टेशियन सिस्टम इस तरह का, और हमारे पास कोई m1 मास का पार्टिकल है बेटा यहाँ कहीं, उसकी पोजीशन है r1 वेक्टर। यहाँ कहीं बेटा कोई m2 मास का पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है r2 वेक्टर। खूब सारे बेटा पार्टिकल है। मान लीजिए बेटा यहाँ कोई m3 मास का पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है बेटा लेट्स से r3। यहाँ कोई बेटा nth पार्टिकल है जिसका मास है mn और उसकी पोजीशन है rn वेक्टर। मान लीजिए कि बेटा आपने सारी कैलकुलेशन कर करा के सेंटर ऑफ मास आया यहाँ पे। बेटा दिस इज योर सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सवाल सुनो बेटा, मास मोमेंट निकालने हैं कहां से, यहां से नहीं, यहां से, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। सर मास मोमेंट कैसे आता है बेटा, मास इनटू पोजीशन। कहां से मास मोमेंट निकालने हैं, सेंटर ऑफ मास से, तो पोजीशन भी कहां से,
सेंटर ऑफ मास से। तो पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन सेंटर ऑफ मास से आ गई है ये। दिस इज पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल 2 की पोजीशन आ गई है ये। दिस इज पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओह सॉरी, इतना बड़ा सी कैसे लिख दिया। ये m3 मास का पार्टिकल, इसकी पोजीशन लिखनी है बेटा, पोजीशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बेटा बेटा ऐसे nth पार्टिकल, इसकी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बस अब मुझे ना मास मोमेंट लिखने हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, उनको जोड़ना है। पहले वाले पार्टिकल का मास मोमेंट बताओ, तो पहले वाले पार्टिकल का मास और उसका मास मोमेंट कैसा आएगा, मल्टीप्लाई विथ इसकी पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, प्लस बड़ा समेशन करना है सबका, समेशन प्लस सेकंड पार्टिकल का मास मोमेंट पार्टिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, पार्टिकल 3 उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, चलते 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 nth पार्टिकल उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। इट शुड बी इक्वल टू m1 पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बड़ा पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को बड़ा इतना तो हल्का फुल्का बड़ा आपको वेक्टर और बड़ा रिलेटिव मोशन याद ही होगा। इट कैन बी रिटन एज पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई रियली होप बेटा मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है, याद है आपको। इसी तरह से m2 तो ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस 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 आखिर तक ऐड करते रहो। मेरे पास ये m1r1 प्लस m2r2 प्लस प्लस प्लस, ये सब तो बड़ा कॉमन आ जाएगा, ये माइनस ये बेटा माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 ऐड। ये तो ठीक है बेटा, ये तो मैं जानता हूं क्या है, m1r1 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेटा पोजीशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला है क्या बच्चों ने, हाँ सर अभी तो लिखा था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड विद बेटा यही तेरा m1 प्लस m2। बेटा ये वाले दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म बेटा वापस से कैंसिल हो जाएंगी। बेटा दिस माइनस दिस इट शुड बी इक्वल टू 0। 0 बोलना चाहो अच्छी बात है बेटा, सवाल में 0 लिखा हुआ था। अदरवाइज कोई मेरा बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इसे नल वेक्टर बोलो, क्योंकि सर आपने सिखा रखा है कि जब भी किसी वेक्टर का समेशन या वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो उसे हम 0 की बजाय अगर नल वेक्टर बोलेंगे तो ये थोड़ा सा बेटर वर्ड है, अच्छा वर्ड है, थोड़ा इसको नल वेक्टर भी कह दिया। सवाल में 0 बोल रखा था, मैंने इसको एक बार के लिए 0 बोल दिया। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट 0 होगा, ये वाली बात मेरे बच्चे याद रखेंगे। प्रूफ तो बेटा मैंने तुम्हें कन्विंस करने के लिए बनाया है, ठीक है, प्रूफ कोई बहुत इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं था, है ना, कोई बहुत ऐसे फैसिनेटिंग भी नहीं था, ठीक है बेटा, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मास मोमेंट जो आएगा बेटा वो आपका 0 आएगा। याद रखना इस बात को, कुछ भी हो जाए ये वाली बात तो भूलनी नहीं है, भूलनी नहीं। और इस बात को मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, ऐसे नहीं बेटा मैं एक बार बोल दिया बार बार काम आएगा, मतलब इसके मॉडिफाइड रूप काम आएंगे, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट काम ना आए, इसके कोई ना कोई मॉडिफाइड रूप होंगे जो काम आएंगे और हमारे कई सवाल करने में बहुत हेल्प रहेगी उनकी। समझते हो इस बात को? आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलो बच्चों, आगे चलिए बेटा, हेडिंग लिखो बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मासेस। 2 पॉइंट मासेस है बेटा, और उन 2 पॉइंट मासेस का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है
और उसे याद भी रखना है, निकालना भी है और बेटा याद भी रखना है, निकालना भी है और बेटा उसको याद भी रखना है, निकालना भी है और उसे याद भी रखना है। सुनिएगा, मान लीजिए कि एक पॉइंट मास है यहां पर m1 मास, दूसरा पॉइंट मास है यहां कहीं जिसका मास है m2 और उनके बीच का सेपरेशन है d। ये d, मुझे इनका सेंटर मास निकालना है। एक काम करो बेटा, m1 m2 को जोड़ने वाली लाइन को तो मान लो x एक्सिस और m1 m2 जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लो y एक्सिस। तो m1 तो अपने आप ही बेटा कहां पर आ गया, ओरिजिन पे आ गया। m1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे बच्चे सट लिख देंगे सर 0,0 और m2 के कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे बने सर d,0। ठीक है सर, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम में कहां होगा अभी निकालते हैं, बल्कि हम याद करेंगे इस बात को, याद रखेंगे इस बात को। व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आराम से इसका मास m1, इसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका मास m2, इसका x कोऑर्डिनेट d डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्या x कोऑर्डिनेट आ गया बेटा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। फेयर इनफ। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज देयर एनी फॉर्मूला? यस ऑफ कोर्स देयर इज फॉर्मूला। m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 बड़ा y कोऑर्डिनेट 0, m2 बड़ा y कोऑर्डिनेट 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बड़ा y कोऑर्डिनेट कम्स आउट टू बी 0। y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो x एक्सिस पर ही लाई करेगा और यहां लाई करेगा। ये वाला पॉइंट बेटा d से तो छोटा आ रहा है, तो ये आ जाएगा यहां कहीं। बेटा दिस इज योर सेंटर ऑफ मास and its coordinate comes out to be m2d upon m1 plus m2, 0। m1 से जो दूरी है बेटा मैं उसको एक बार के लिए x1 लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, क्या लिख रहा हूं x1। और m2 से जो दूरी है बेटा मैं उसको लिख रहा हूं x2। x1 तो बेटा हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये 0,0, ये बेटा दिस, तो x1 की वैल्यू आ गई है m2d अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 से दूरी है। m2 से दूरी कितनी है? m2 से दूरी है d में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, तो d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। आई थिंक इट हैज कम्स आउट टू बी m1d अपॉन m1 प्लस m2। बढ़िया बेटा, m1 से दूरी है ये, m2 से दूरी है ये। मैं इसको और बढ़िया करता हूं, मैं कह सकता हूं कि m1 से डिस्टेंस अपॉन m2 से डिस्टेंस, जैसे डिवाइड किया बेटा मेरे ख्याल से m2 अपॉन m1 बच गया। देखो क्या रिलेशन आया है, m1 से जो दूरी है वो m1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m2 से जो दूरी है वो m2 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी मास से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। मतलब मास जितना ज्यादा भारी होगा ये डिस्टेंस उतनी ही कम होगी और सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास विल लाई नियरर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट। जितना मास छोटा होगा तो x बड़ा होगा, मतलब दूरी बड़ी होगी। बड़ा मास छोटा होगा तो सेंटर मास उससे उतना ही ज्यादा दूर होगा। तो मास विल लाई नियरर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड फार्दर फ्रॉम द लाइटर ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है। तो यहां से बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के बारे में आपको जितनी बातें समझ में आई हो वो सारी की सारी बातें बेटा एक बार लिखाना मेरे को। पहली बात सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है बेटा, उसमें सेंटर ऑफ मास लाइज
ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग M1 M2। पहली बात बेटा ने कितनी क्लियरली बोल रही, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो M1 और M2 को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेगी। बेटा अक्सर बुक्स में लाइन लिखा है तो मैंने लाइन सेगमेंट बोल दिया, मैंने और अच्छा बोल दिया। लाइन से तो ये फील आती है कि बेटा यहां से यहां तक कहीं भी लाई कर सकती है। मैं M1 और M2 को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, इन दोनों को जोड़ने वाले बस इतने से पार्ट पर ही बेटा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। पहली बात, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे, सिर्फ इतने हिस्से पर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। फिर अगली बात ये है बेटा, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू है। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी बेटा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना कम दूरी उतनी ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई, बेटा जी सेंटर ऑफ मास विल लाई nearer to heavier object and farther from lighter object। और अगर दोनों मास बराबर ही हुए तो ऑफकोर्स बड़ा सेंटर मास कहां लाई करेगा, बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा भाई, इसमें क्या है। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को? आई होप बेटा समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, चले बेटा आगे चले बेटा, साथ साथ लिखते रहो ना, ठीक है। अच्छा पॉइंट है बेटा, बढ़िया पॉइंट है, इस पर हमारे बेटा खूब सारे सवाल भी हो सकते हैं। चलिए बेटा, एक अच्छा सा पॉइंट ओवर है जो बेटा मेरे आगे जाके भी काम आएगा। मैं उसको ऐसे फॉर्म ऑफ सवाल पूछ रहा हूं और जो भी आंसर आएगा वो मेरे बच्चे याद रखेंगे। चलिए, सवाल ऐसा है, सवाल बेटा ऐसा है कि ये दो मासेस हैं, एक का मास है M1, एक का मास है M2। सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स बेटा बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। अब मैंने क्या किया कि इस M1 मास को इसी लाइन के अलोंग, बेटा लाइन के अलोंग इधर की तरफ x1 डिस्प्लेस कर दिया। तो मेरा सवाल यह है कि M2 को कितना डिस्प्लेस करूं कि सेंटर ऑफ मास जहां है वो वहीं रहे। मैं लिख रहा हूं, M1 is displaced by distance x1 as given in diagram. Find displacement of M2 such that center of mass remains at same point। जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है बेटा, M2 कितना शिफ्ट करो। तो सुनना, मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है बेटा, मान लेते हैं, और ये दूरी बेटा मैंने मान ली एक बार के लिए कैपिटल X1 और ये दूरी बेटा मैंने मान ली एक बार के लिए कैपिटल X2। इक्वेशन क्या है मैं बता चुका हूं बेटा, M1 अपॉन M2 इज X2 अपॉन X1। बेटा याद करो क्या इक्वेशन थी, x1 अपॉन x2 इज m2 अपॉन m1। याद करने में ऐसे भी याद कर सकता हूं मैं, कैसे कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इस पार्टिकल को इधर शिफ्ट कर दिया, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल x1। अब m2 किधर शिफ्ट करूं, अगर मैंने m2 को यूं शिफ्ट कर दिया
तो सेंटर ऑफ मास तो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रहेगा बल्कि बेटा यहाँ ऊपर आ जाएगा। आप बोलो से ऊपर तो नहीं आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास तो जहाँ था ना वहीं रहना चाहिए, सवाल में लिखा हुआ है। बेटा M2 को इधर कहीं ले आओ, अगर आप M2 को इधर कहीं ले आए तो M1 और M2 को जोड़ने वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, सेंटर मास तो इधर आ जाएगा। सवाल में लिखा हुआ कि सेंटर मास वहीं का वहीं रहना चाहिए। तो पक्की बात है कि M2 को हम सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अलोंग ही मूव करा सकते हैं। तो चलिए बेटा M2 को मैंने इस लाइन के अलोंग मान लीजिए कि इधर की तरफ शिफ्ट कराया, लेट्स से X2। M2 बेटा पहुंच गया यहां कहीं, सेंटर मास अब भी वहीं पे है। और सेंटर मास अगर अब भी वहीं पे है तो मैं लिख सकता हूं कि M1 इंटू ये डिस्टेंस, बेटा व्हाट इज दिस डिस्टेंस, x1 प्लस स्मॉल x1 शुड बी इक्वल टू, बेटा सेंटर मास यहीं पे है तो M1 x1 शुड बी इक्वल टू M2 x2, तो दैट इज इक्वल्स टू M2 इंटू ये वाली दूरी, बेटा ये वाली दूरी कितनी है, x2 प्लस x2। और इससे हमारे पास आ गई है M1 x1 प्लस M1 x1 इज इक्वल्स टू M2 x2 प्लस M2 x2। ये दोनों बेटा बराबर है। और हमारे पास x2 तो पूछा था बेटा, तो x2 की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, M1 x1 अपॉन M2। ले बेटा सेंटर ऑफ मास अगर आप बड़ा अनमूविंग चाहते हो, आप नहीं चाहते कि सेंटर ऑफ मास मूव करे, तो एक जना अगर लेफ्ट जाएगा तो दूसरा जना राइट जाएगा, और उनमें रिलेशन क्या होगा, उनमें रिलेशन होगा M1 x1 इक्वल्स टू M2 x2, उनमें रिलेशन होगा M1 x1 इज इक्वल्स टू M2 x2। एक का डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल x1 तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x2, दो जने हैं और सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, तो M1 x1 शुड बी इक्वल टू M2 x2। अच्छा रिजल्ट है, याद रखना। कल को हो सकता है कि तीन जने हो और सेंटर ऑफ मास बोला जाए कि जहां है वहीं रहेगा। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें से दो जने अगर लेफ्ट जा रहे होंगे, एक जना अगर राइट जा रहा होगा, तो M1 x1 प्लस M2 x2 इज इक्वल्स टू M3 x3। ऐसे करना पड़ेगा, हम कर देंगे बेटा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस टाइम पर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो मैं डायरेक्ट इस बात को यूज करूंगा। उस टाइम बेटा आप ये मत कहना कि सर ये कहां से आ गए, बेटा मैं उस टाइम सीधा यहीं से बात को शुरू करूंगा और बेटा हम सवाल को बड़े आराम से इसके आगे निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दैट्स ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा कुछ सवाल और निपटाइए बेटा। ये अच्छा पॉइंट था बेटा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स होगा तो M1 x1 इक्वल्स टू M2 x2, ठीक है। चलिए बेटा एक सवाल कीजिए। ये y, ये x, यहां एक पार्टिकल पड़ा है 1 ग्राम का, यहां कहीं एक पार्टिकल पड़ा है 2 ग्राम का, बड़ा 4,0 है। यहां कहीं एक पार्टिकल पड़ा है 3 ग्राम का 0,4। ये बड़ा 4,4 पर एक पार्टिकल पड़ा है 4 ग्राम का। बड़े सारे कोऑर्डिनेट्स बड़ा मीटर में है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बड़ा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, सब निकाल देगा। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास अभी करते हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास, इसके कोऑर्डिनेट बेटा ओरिजिन पे हैं तो 0,0। व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखना बेटा व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। बेटा कितना 10 ग्राम आया क्या,
चेक करना बेटा, 4 3 7 7 10 बेटा, ग्राम ग्राम तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तो 0, दिस इज 8 and 16, 8 and 16 24 upon 10 बेटा, that is 2.4 meter बेटा. This is your x coordinate. What is your y coordinate of center of mass बेटा? Y coordinate of center mass is m1 y1 1 into 0 plus m2 y2 2 into 0 4 into 4 16 plus 3 into 4 अपॉन बेटा 10 मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 बेटा. 16 ये 12 ये कितना 28 बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 28 अपॉन 10 बेटा, दैट इज 2.8. कहाँ आएगा बेटा? 2.4 एंड 2.8 मीटर, यहाँ कहीं बेटा सेंटर ऑफ मास है. जैसे अगर ये स्क्वायर है तो ये बेटा डायगोनल, ये डायगोनल, ये बेटा स्क्वायर का सेंटर बेटा, इट इज ऑफ कोर्स साइड की लेंथ अगर 4 है तो राइट 2,2. हमारा सेंटर ऑफ मास इधर तो बेटा 2.4 पे, इससे थोड़ा सा आगे इधर बेटा 2.8 पे, यहां कहीं बेटा आपका सेंटर ऑफ मास 2.4, 2.8. इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बेटा यहां कहीं है. सर सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, यहां पर तो एक्चुअल को मास नहीं पड़ा. हाँ बेटा नहीं पड़ा, तभी तो मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास कैन बी ए रियल पॉइंट, कैन बी एन इमेजिनरी पॉइंट बेटा. ठीक है, चलता है. ये आपका बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है. बढ़िया पोजीशन है बेटा, अच्छी पोजीशन. समझ गया हूं क्या है ना? अच्छा पॉइंट था बेटा. आई होप दैट्स ओके. मैं एक बात बताना चाह रहा था बेटा, देखना, मैं इस स्क्वायर को ऐसे डिवाइड कर दूं 2 इक्वल पार्ट्स में. सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर के ऊपर वाले हिस्से पर लाई क्यों किया बेटा? नजर आ गया होगा, क्योंकि ऊपर बेटा 4 और 3 7 ग्राम है, नीचे बेटा 3 and 1 बेटा, सॉरी 2 and 1 3 ग्राम है. नीचे मास कम है, ऊपर मास ज्यादा है. सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ लाई करेगा? भारी वाले की तरफ लाई करेगा. इसी तरह से मैं ऐसे बेटा अगेन स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इधर 2 मीटर इधर 2 मीटर बेटा. देखना, इधर 1 और 3 4, इधर 4 और 2 6. इधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है, तो सेंटर मास किधर लाई करेगा? भारी वाले की तरफ लाई करेगा, हल्के वाले से दूर लाई करेगा. तो सेंटर मास बेटा यहां के ऊपर, इसके इधर तो आना ही था. इसका हमारा आंसर ऐसे आ गया. आई होप दैट्स ओके. चलिए बेटा आगे चलते. नेक्स्ट इज आगे चलो बेटा, अगला सवाल करते हैं. ये हुई बात बेटा कि आपके पास कोई अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो तो उनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं. और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो हमने पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 2 थी. पहली ये कि सारे के सारे मास मोमेंट्स का जो समेशन होगा वो 0 होगा, और दूसरा होगा कि दूसरा पॉइंट ये था जो मैंने बड़ा बताया कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स है तो एक जने का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट तो बड़ा एक जने का डिस्प्लेसमेंट राइट, और उन दोनों के बीच में रिलेशन ये होगा कि m1x1 इक्वल्स टू m2x2, है कि नहीं. ये 2 बातें बेटा अपन को याद रखनी है. हमारे बेटा मोस्टली काम बेटा इससे बन जाएंगे. अब बेटा अगला काम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी. अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सुनना बेटा, काम वही है. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. इस बार बेटा इस तरह से कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, ये बेटा मेरे पास कोई बॉडी है. एक काम कीजिए, छोटा सा मास लीजिए बेटा. इसमें लेट्स से छोटा सा मास लिया dm और उसकी पोजीशन ली है r वेक्टर. देन आई टोल्ड यू कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोगों ने डिफाइन की है समेशन ऑफ. सर समेशन को आपने इंटीग्रेशन से कैसे रिप्लेस कर दिया? समेशन इज सेम एज इंटीग्रेशन. डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं तो समेशन, कंटिन्यूअस बॉडी होती है तो इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इटसेल्फ सेज इंटीग्रेशन मींस समेशन. इंटीग्रेशन ऑफ मास मोमेंट ऑफ दिस
ऐसे ही बेटा बहुत सारे मास मोमेंट्स लूंगा, उनको जोड़ दूंगा। जोड़ना मतलब बेटा क्या, इंटीग्रेशन, डिवाइड बाई m1r1, सॉरी बेटा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m, यहां पर कैसे जोड़ोगे, dm 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 dm, बस इतना सा काम है। चाहो तो आप बेटा तीन अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हो। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, जो भी आपने dm मास लिया है उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज, जो भी आपने dm मास लिया है उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। जो भी z कोऑर्डिनेट लिया उसका सेंटर मास भी एग्जैक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं किसी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकालने के लिए। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, निकालते हैं बेटा कुछ सेंटर ऑफ मासेस निकालते हैं, याद भी रखेंगे उनको बड़ा याद भी रखेंगे और सेंटर ऑफ मासेस निकालेंगे भी, और बाद में हम उनको याद भी रख लेंगे। तो सुनो बेटा, कल का जो होमवर्क था सर्कुलर मोशन वाली शीट, बेटा वो निपटा लेना। आज बेटा अपन जो पढ़ेंगे ना उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा सवाल बन नहीं पाएंगे, तो वही तुम्हारे बेटा सर्कुलर मोशन की जो शीट है ना उसे निपटाते रहना यार, है ना। इसके अलावा बेटा मैंने आपको HCE का वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन दे रखा था, टाइम मिले तो कर लेना उसको यार। HCE बेटा डिस्कस है ना अपने टेलीग्राम पे कर पाएंगे अपन, ना पूछ पाछ लिया करो यार ना, बहुत टफ तो है नहीं, निपटा सकते हो उसे, निपटाना चाहो तो इफ़ टाइम परमिट्स, अदरवाइज बेटा ठीक है लेट करेंगे उसको, ठीक है। और बेटा मैंने आपको 2-3 सवाल बेटा करने के लिए कहे थे कि बेटा कर लेना और उनको टेलीग्राम पे भेज देना बेटा। सब बाकी लोग भी भेजो, कुछ बच्चों ने तो भेजे बेटा, बाकी लोग भी दे दे रहे, भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। बेटा आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और उस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऐसी है बेटा रॉड, ऑफ कोर्स बेटा लेंथ है ऐसे, और क्या ऐसी। m मास की, l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है और इसका लैम्डा हम लोग जानते हैं बेटा मास अपॉन लेंथ, और ये हर जगह सेम है। यूनिफॉर्म बोलने का अर्थ ही यही है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है, और मास प्रति यूनिट लेंथ कितना है, m/l, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे इसका सेंटर मास निकालना है, अभी निकाल लेंगे। रॉड जिस तरफ पड़ी है बेटा उस तरफ तो मान लो x एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर में इसके एंड से गुजरने वाला बेटा ये जो है इसको मान लो y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास वगैरह कैसे लेते हैं, एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके बेटा फिर पोजीशंस लिखने पड़ेंगे, कर लेंगे। रॉड जब लीनियर होती है, कोई भी लीनियर होती है बेटा, उस पर आपको एलिमेंट्स कैसे चूज करने होते हैं आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो अब सीखो। ऐसे ही एलिमेंट्स हम ऐसे नहीं कि पहली और आखिरी बार ले रहे हैं, हम बार बार लगातार लेते रहेंगे। आज भी लेंगे, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेंगे, मैग्नेटिज्म में मिलेंगे, तो बेटा एक बार में बढ़िया से सीख लो। एक काम कीजिए बेटा, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस दूर जाइए और एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दीजिए जिसकी थिकनेस है dx। इसके पास ऑफ कोर्स छोटा सा मास आएगा dm, छोटी सी थिकनेस है बेटा तो मास भी छोटा सा आएगा। सर कितना आएगा ये मास, बेटा ये मास आएगा, देखो 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 देखो, l लेंथ पर मास है m, तो 1 लेंथ पर मास है m/l, तो dx लेंथ पर मास है m/l इंटू dx। या सीधे ही बोल देते हैं कि सर मास प्रति यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कितनी लेंथ बेटा इसकी, dx। इसका मास पता लग गया, काश इसके कोऑर्डिनेट से पता लग जाए। बच्चे बोलेंगे देखो सर कोऑर्डिनेट में चिंता ही नहीं है, मैं y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, काश मैं इसका x कोऑर्डिनेट लिख पाऊं। x कोऑर्डिनेट में मेरे बच्चे हल्के से परेशान हो सकते हैं कि सर इस पॉइंट का तो x होगा, सर इस पॉइंट का x प्लस dx होगा, और बीचों बीच वाले पॉइंट का होगा x प्लस dx/2। सर क्या लिखूं? बेटा तूने इतना छोटा एलिमेंट लिया ही इसलिए था
क्योंकि तुम इस बात का झगड़ा करना ही नहीं चाहते कि मैं इसे x लिखूं या x प्लस डी एक्स लिखूं या x प्लस डी एक्स बाई टू लिखूं। समझ रहे इस बात को? हमने एक छोटा सा पॉइंट मास, चिन्ना सा मास लिया ही इसलिए, dx थिकनेस का मास लिया ही इसलिए कि मैं कह सकूं कि सारा का सारा जो मास है उसका x कोऑर्डिनेट x,0 है, जिससे झगड़ा ना हो। अदरवाइज बड़ा ले लेते अगर यही झगड़ा करना था तो। हमने छोटा लिया ही इसलिए कि छोटा लेने से फायदा ये था कि हमें इस बात का झगड़ा करने की जरूरत नहीं कि इसे x लिखें, x प्लस डी एक्स लिखें। तो आपने जो एलिमेंटल पार्ट लिया है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको बड़े आराम से पता है। अब आप कहोगे देखो सर, आपने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बता रखा है, छोटा सा मास dm मल्टीप्लाइड बाई उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। सर आपने ये बता रखा फॉर्मूला, बेटा ये बता रखा है dm लिखाओ बेटा, इस छोटे से एलिमेंट का मास लिखाओ बेटा कितना है m बाई एल इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट तो x ही है तो लिख दे बेटा x डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm बेटा क्या है m बाई एल इंटू डी एक्स। x को बेटा कहां से कहां तक वेरी करूं कि पूरी पूरी रॉड कवर हो जाए, तो आप बोलोगे सर x को वेरी कर दीजिए आप 0 से l तक, 0 पर ये वाला पॉइंट, फिर लगातार x बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया यहां तक पहुंचते गए। फेयर इनफ। m बाई एल बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट बेटा 0 से लेके l तक। नीचे इंटीग्रेशन आएगा m बाई एल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट आएगी बेटा 0 से लेके l तक। मैं एक बार बेटा m बाई एल काट नहीं रहा, रुकना एक बार। m बाई एल बेटा x को l रखना तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई m बाई एल, x को बेटा एक बार l रखना एक बार 0 रखना, l से l कैंसिल। बेटा देखना डिनोमिनेटर आपका m आ गया, डिनोमिनेटर तो m आना ही था, इंटीग्रेशन इसका कर रहे हो dm का, dm 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 छोटे छोटे dm मास जोड़ो तो क्या आएगा m ही आएगा। मास दिया हुआ था, इंटीग्रेशन ना करते तब भी बड़ा dm का इंटीग्रेशन m ही लिखते। इस m से बड़ा एक आपका m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़े प्यार से हमारे पास आ गया है l बाई 2। कोई कहते कि सर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो छोटा सा dm मास मल्टीप्लाइड बाई इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन dm तो हम जानते हैं m ही आएगा। अरे इसका y कोऑर्डिनेट 0 क्या लिखा, y है, चाहे dm यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां, सब कड़ा y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। और इंटीग्रेट करोगे बेटा क्या आएगा 0। x कोऑर्डिनेट आ गया l बाई 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया 0। बेटा ये l बाई 2 0 कहां पड़ता है तुम लोग जानते हो ना, मेरे ख्याल से बेटा ये l बाई 2 0 तो सेंटर पर ही पड़ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास ये रॉड है l लेंथ की, तो सेंटर ऑफ मास विल लाई एट दिस पॉइंट विच इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। l बाई 2 0 बेटा बिल्कुल बीचों बीच आएगा। यहां से डिस्टेंस कितनी होगी l बाई 2, प्यारे बच्चों यहां से भी डिस्टेंस कितनी होगी l बाई 2। तो आप कह सकते हो कि सर इस केस के अंदर तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है वो रॉड के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आ गया है। अब मैं बार बार तो प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां से एक बात बोलना चाहता हूं और वो ये है कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक सिस्टम है और उस पर मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, तो आप उसको उसके सेंटर ऑफ मास को उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ा हुआ मान सकते हो। उसके सेंटर ऑफ मास को उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पड़ा हुआ मान सकते हो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और ऑब्जेक्ट बड़ा क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट जो हर तरफ एक जैसे सी, जैसे स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर मास को कहां मान सकते हो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। स्क्वायर का सेंटर मास कहां मान सकते हो बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे। तो जो भी आपके पास कोई सिमेट्रिक सिस्टम है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही आप उसका सेंटर ऑफ मास मान सकते हो। मैंने रॉड में ये बात प्रूव की है, अगर हमारे पास टाइम होता हम सब जगह प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बेटा प्रूव करने से फायदा तो कुछ है नहीं, रिजल्ट तो वही आएगा और किसी सवाल में बेटा काम तो आने वाला है नहीं, तो हम क्यों जबरदस्ती इसमें टाइम वेस्ट करें, है कि नहीं। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं बेटा, जो पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आगे जाकर। तो लिखना बेटा, इन ए सिमेट्रिक सिस्टम इफ mass distribution is uniform, then center of mass lies at geometrical center। बेटा जहां पर आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा, वहीं पर आपका सेंटर ऑफ मास है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और अगर बेटा मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो आप ऐसा कह सकते हो यार। ठीक है बेटा, चलिए इसकी मैं 2-4 एग्जाम्पल दे दूं, अगर तुम जिद कर रहे हो तो। मैं बेटा वैसे एग्जाम्पल दे चुका हूं, लेकिन चलो सुनना बेटा। जैसे मान लो बेटा कोई स्फीयर है, वैसे बेटा चाहे स्फीयर हो, चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, ऐसे नजर आएगा। ले बेटा, तो इसका जो सेंटर है, रेडियस बेटा आपके पास r है, तो जो सेंटर है बेटा वही आपका सेंटर ऑफ मास है। ये बेटा चाहे डिस्क हो, चाहे आपका सॉलिड स्फीयर हो, एक ही बात बेटा। इसी तरह से यूनिफॉर्म रिंग है बेटा, रिंग हो, होलो स्फीयर हो, सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ पर लाई करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये जो सेंटर है बेटा, यही आपका सेंटर ऑफ मास है। अगर आपके पास बेटा कोई ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरह से, तो बेटा सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। ये सेंटर ऑफ मास जो है बेटा, ये ट्रायंगल का सेंटर है बेटा। ट्रायंगल का सेंटर मतलब बेटा उसका सेंट्रॉइड। तो ठीक है बेटा, बहुत ही ऐसे ट्रिवियल सी बात। अच्छा और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। आपके पास बेटा मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लेट है इस तरह से, तो इसका सेंटर मास बेटा कहाँ पर होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर। बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पर होगा? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ये रहा बेटा आपका सेंटर एज वेल एज सेंटर ऑफ मास। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो बेटा आप बड़े आराम से ऐसी वाली बात बोल सकते हो। चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल करते हैं बेटा, बढ़िया सा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है, आराम से इत्मीनान से करना, थोड़ा लॉजिकल भी है, दिमाग भी लगेगा बेटा, ठीक है, सारी बातें हैं। सुनना, सुनना बेटा। हाँ, बड़ा सवाल ऐसा है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बेटा 3 वायर है, 3 बेटा वायर्स हैं बेटा। ट्रायंगुलर प्लेट नहीं है, वायर है ये तार है, ये तार है, ये तार है, बीच से खाली है, प्लेट नहीं बेटा, ये 3 वायर है। इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ 2 लैम्डा है। इसकी लेंथ बेटा 5 मीटर है, इसकी लेंथ भी बेटा 5 मीटर है, इसकी लेंथ बेटा 6 मीटर है। दीज आर 3 यूनिफॉर्म वायर्स। बेटा है तो यूनिफॉर्म ही, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला तार और ये वाला तार एक जैसे हैं, लेकिन ये तार यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर मास पर यूनिट लेंथ है। इसका बेटा हर जगह बराबर मास पर यूनिट लेंथ है। बेटा 3 यूनिफॉर्म वायर्स हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बेटा पोजीशन निकालो। पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास कहां से आएगी बेटा, किस जगह से आएगी, वो पॉइंट बताओ बेटा, वो पॉइंट बताओ। इतना सही सवाल है बेटा, पोजीशन बतानी है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है बेटा, करते
करते हैं, जो सीखा है बेटा वही लगाएंगे बनते है ना। ठीक है, अभी लगाते हैं। ये यूनिफॉर्म वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इस तार के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। बढ़िया बात है। इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 5 टाइम्स लैम्डा, m1 लिख दो बेटा इसको। इस तार का सेंटर मास कहां पर होगा? इस तार का सेंटर मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका मास कितना होगा? 5 इंटू लैम्डा। इसका सेंटर कहां पर होगा? इसके सेंटर पे। इसका मास कितना होगा? इसका लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ। इसका लैम्डा बेटा लैम्डा नहीं है 2 लैम्डा, और इसकी लेंथ कितनी है 6। तो इसका मास बेटा मैं m2 लिख लूं, कितना आ गया बेटा 12 लैम्डा। देखना बेटा ये लेंथ थी 5, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया ऐसे, इतना तो नजर आ गया बेटा। ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 5, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट है। तो टोटल लेंथ अगर 6 थी तो बड़ा पक्की बात है कि ये लेंथ कितनी है 3। तो ये लेंथ भी बड़ा कितनी है 3। ठीक है, फिर से बोल दो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चेक कर लो बेटा कैसे, परपेंडिकुलर खींच दिया तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल वैसे सेम बेटा, क्योंकि 5 के सामने और 5 के सामने एंगल तो सेम ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एंगल वैसे सेम आ गया, ये साइड कॉमन आ गया, दोनों ट्रायंगल बड़ा कॉन्ग्रुएंट है। तो ये लेंथ 3 बड़ा, ये लेंथ 3। दिस इज 5, दिस इज 3। बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कुड से कि दिस लेंथ विल बी 4। सोच लो बेटा, कुछ गलत तो नहीं बोला? दिस लेंथ विल बी 4, दिस लेंथ विल बी 4। अब सुनना बेटा, अब इन दोनों का सेंटर मास, अब मुझे कहां, अब ना रोड को भूल जाओ, इस वायर को भूल जाओ, वायर को भूल जाओ। 3 मास है, एक मास ये है, एक मास ये है, और एक मास ये है। इन तीनों का सेंटर मास निकालना है। 3 पॉइंट मास है, निकाल लेंगे बेटा, निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो, m1 x1 m2 x2, एक तरीका और है। ये दोनों सेम मास है, इन दोनों का सेंटर मास कहां लगेगा? सर तीनों का निकालना था। अरे तीनों का आ जाएगा, पहले इन दोनों का निकालो। इन दोनों का सेंटर मास आएगा बिल्कुल बीचों बीच, तो इन दोनों का सेंटर मास आएगा बिल्कुल बीचों बीच यहां पे। इसका मास 5 लैम्डा, इसका मास 5 लैम्डा, तो टोटल बेटा यहां पर मास मान लेता हूं 10 लैम्डा। अब देखना बेटा, इसका मिड पॉइंट था 2.5 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट था 2.5 सेंटीमीटर, तो ये जो आएगा वो इसका मिड आएगा। ये 4 था तो ये 2 आएगा भाई। अगर ये 5 है और अगर ये 4 है तो ये 2.5 है, तो ये भी तो 4 आना, ये भी तो 4 का हाफ आना चाहिए। ये 5 था, ये 4 था, अच्छी बात है। तो ये अगर 2.5 है तो ये बेटा कितना होना चाहिए? 5 का हाफ 2.5, तो 4 का हाफ 2, तो बेटा ये लेंथ कितनी होनी चाहिए तेरे पास? 2। अब इन दोनों का सेंटर मास आ गया ये। अब सर सेंटर मास तो इसका निकालना था। हाँ निकालना था, पहले इन दोनों का निकाल लिया, अब इन दोनों का निकाल लो, अब इन दोनों का निकाल लो। सर इन दोनों कैसे आएगा? आ जाएगा, 2 पार्टिकल हैं, इन दोनों का सेंटर मास कहां आएगा? मैं इससे कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x1। 2 मास पड़े हो और ये डिस्टेंस निकालनी हो, याद करो कोई फॉर्मूला था क्या? हाँ फॉर्मूला था। x1 को हम लिखते थे, इसे अगर मैं m1 बोल दूं और इसे m2 बोल दूं तो फॉर्मूला था m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये वाला डिस्टेंस। टोटल थी 4, इसमें से 2 ये तो 2 ये। बड़ा याद तो है ना कि अगर ये डिस्टेंस x1 है, अगर ये डिस्टेंस x2 है, तो x1 अपॉन x2 इज m2 अपॉन m2।
तो अगर ये 10 लैम्डा से अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां कहीं, यहां कहीं, और इस 10 लैम्डा से कितना दूर होगा, 10 लैम्डा वाले मास से दूर होगा ये वाला मास अपॉन दिस प्लस दिस इनटू बड़ा ये वाला डिस्टेंस। बड़ा देखना 12 ऊपर 22 नीचे इंटू 2, बड़ा आई थिंक ये आ गया 12/11 मीटर। बड़ा ये डिस्टेंस आ गई 12/11 मीटर। यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है। आप कह सकते हो कि इस वर्टेक्स से जो दूरी है ये दूरी होगी, बड़ा बताओ ना ये दूरी कितनी होगी, 2 मीटर, तो ये प्लस 12/11, बड़ा 22 प्लस 12 आई थिंक बड़ा दैट इज 34/11 मीटर। सर यहां से दूरी कितनी होगी, बड़ा अगर ये दूरी निकालनी है निकाल ले बेटा, 2 मीटर में से इसको माइनस कर दे तो दैट इज 2 माइनस बड़ा ये 10/11। यहां से डिस्टेंस है 10/11 और यहां से डिस्टेंस है 34/11 मीटर। तो ऐसे बेटा हम रॉड को बेटा उसके सेंटर मानकर बेटा ऐसे पेयर पेयर बना के भी कर सकते हैं, और चाहो तो बेटा अगेन ना कार्टेशियन सिस्टम ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ले लो, और जैसे मन हो बेटा वैसे कर लो, कोई इसमें बहुत भारी काम नहीं है। इस तरह से आप बड़े आराम से बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हो। ऐसा बेटा सवाल शीट के अंदर भी होगा, वैल्यूज में डिफर, आई डोंट रिमेंबर देम, बट बेटा अपने शीट में सवाल होगा तो उसको निपटा लेना यार, मुझे वापस से करने की जरूरत ना पड़े, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट, जितने भी सिमेट्रिक सिस्टम थे उनका सेंटर ऑफ मास तो अपन ने याद ही कर लिया कि यार जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा वही सेंटर ऑफ मास है। अगर मान लो बेटा सिस्टम सिमेट्रिक ना हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बेटा अभी देखते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक सेंटर ऑफ मास है बेटा जो मैं निकालने हैं, और निकालने नहीं है अपन को, फिर याद रखने उनको। यार आप तो याद रखोगे, मैं अगर सीधा याद करा दूंगा ना तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि तब नहीं चलेगा, लेकिन मैं इंटीग्रेशन से हर सेंटर ऑफ मास निकाल के बता रहा हूं। द रीजन इज कि बेटा पहली बात तो शीट में इक्का दुक्का सवाल ऐसे हैं जिनको करने के लिए फॉर्मूले नहीं बेसिक चाहिए होगा, तो बेसिक हम ऑफ कोर्स इन डेरिवेशन सीख जाएंगे तो वहां काम आएगा एक तो, और दूसरा अगर मान लो आईआईटी एडवांस में कोई नया सिस्टम दे दिया, जैसे कि शीट में सवाल है वैसा कोई सिस्टम दे दिया, तो अगेन बेटा वो वाला सवाल भी जो याद कर रखा है उससे थोड़ी होगा, वो तो बेटा बेसिक से होगा, तो बेसिक के लिए बेटा डेरिवेशंस तो आनी चाहिए। और तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि डेरिवेशन कराने के पीछे कारण है, 2 कारण तो बता दिए, तीसरा जो मेन कारण वो ये है कि यार इस तरह से हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं ये एलिमेंट्स लेना हमारे बार बार काम आएगा, आज भी काम आएगा, रोटेशनल मोशन में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। अब 4 बार थोड़ी अवॉइड कर दोगे यार, है ना, कभी नहीं कभी बताना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर बता देंगे ना तो अपने हमेशा फायदा रहेगा। हमने अगर आज सीख लिए ना, अगर आज सीख लिए तो हमेशा काम रहेगा कि हाँ यार सर ने उस दिन इस तरह से एलिमेंट लेना सिखाया था, बस उस दिन सर मास ले रहे थे, आज चार्ज ले रहे हैं, तो अगली हो सकता है कि मुझे आज ये सारे के सारे एलिमेंट लेने में टाइम लग जाए, लेकिन यही एलिमेंट्स जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले रहा हूँ ना तो तुम कहोगे अरे सर आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, हमें पता है कैसे कैसे एलिमेंट लेने, कैसे कैसे इंटीग्रेट लेने, बस उस दिन आप मास ले रहे थे सर, आज आप चार्ज लिखोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय बचेगा अपना, लगेगा नहीं, समय बचेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा एम बेटा इसमें सिखाना है, तुम लोगों को कन्विंस करना है कि सिस्टम कैसा है, कैसे एलिमेंट्स लेने हैं, कैसे बेटा उनको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स कैसे लगानी है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सीखेंगे तो कोई टफ सवाल करने के लिए हम वेल इक्विप्ड भी होंगे, और साथ ही साथ ये चीज़ बेटा बार बार काम आएगी, हर दूसरे चैप्टर में काम आ ही रही यार ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास of uniform हाफ रिंग। बट आपके पास एक यूनिफॉर्म हाफ रिंग है और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फुल रिंग क्यों नहीं सर? अबे फुल रिंग का सेंटर मास पता है अपन को कहां पर पड़ता है, फुल रिंग का सेंटर मास उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पता है बेटा, वो तो निकालना किसका अपन को, तो हाफ रिंग का निकालना है। अभी निकालते हैं, चिंता ही मत करो बेटा, सब कर लेंगे। और बेटा मैं फिर से बोल दूं, आखिर में आपको तो आंसर याद करना है, लेकिन मेरा एम आंसर याद करना नहीं है। आपके द्वारा मेंस के बहुत सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करने से हो जाएंगे, मेरा एम आंसर याद करना नहीं है। मुझे समय लग सकता है यार, ठीक है, यू हैव टू कॉप अप विथ मी। बेटा मेरा तो एम ही है कि बेटा तुम सारी बात सीखो, मेरा एम ये नहीं कि बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ इतना करके छोड़ दो, ठीक है ना।
चलिए बेटा आपके पास बेटा ऐसी एक हाफ रिंग है, ये तो फुल बन गई, चलो काट देते हैं इसको। ठीक है बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये बेटा इस रिंग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बेटा इसका रेडियस, लेट्स से बेटा आर। ऐसी रिंग है, सारा का सारा मास लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पर भले ही बेटा ये लेंथ आर्क की शेप में है तो लेंथ पे ही। मास अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लैम्डा डिफाइन करेंगे। लैम्डा यानी बेटा मास पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ है बेटा, मेरे ख्याल से पाई आर होगी, और तो क्या होगी बेटा, पाई आर। ठीक है ना। एलिमेंट्स कैसे चूज करने, इस तरह के सर्कुलर आर्क में एलिमेंट्स कैसे चूज करने अभी दिखाए थे बेटा। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे जाओ, एक कट लगाओ, फिर एंगल थीटा प्लस डी थीटा पे जाओ और एक कट और लगाओ। लीनियर में एलिमेंट कैसे चूज करते हैं बता रखे हैं। अब बेटा सर्कुलर पर एलिमेंट कैसे चूज करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसकी थिकनेस है आर डी थीटा। काश मैं इतने से एलिमेंट का मास बता पाऊं। मेरे बच्चे बोल से चिन्ना सा है, ये चिन्ना सा है तो मास भी दो चिन्ना सा। सर कैसे, अभी आ जाएगा। टोटल तार की लंबाई थी पाई आर, उस पर मास फैला हुआ है एम। तो इसकी लेंथ कितनी, तो एक लेंथ पर कितना मास होगा एम अपॉन पाई आर। तो इतनी सी लेंथ, कितनी सी लेंथ आर डी थीटा पर कितना मास होगा। तो मेरे बच्चे बोले सर एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। बेटा आर से आर कैंसिल, इसका मास आ गया है एम बाई पाई इंटू डी थीटा। ठीक है बेटा। सर इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखाओ ना। हाँ बेटा अभी लिखाता हूं। ये लेंथ है आर, तो ये लेंथ है आर कॉस थीटा, तो ये हाइट है आर साइन थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट में बड़े आराम से लिख सकता हूं आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। हो सकता है कोई बच्चा सिद्ध कर ले कि सर आपने तो इस एलिमेंट के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा। सर अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता तो वो होता आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा कोमा आर साइन थीटा प्लस डी थीटा। तो उस केस में सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। सर पॉइंट, सब पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट आएगा। सर कौन सा लिखोगे फिर आप, ये क्यों लिख रहे हो बेटा? तूने इतना छोटा सा एलिमेंट डी थीटा लिया ही इसलिए था कि हम ये झगड़ा ही ना करें कि इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना। ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि दोनों के कोऑर्डिनेट रफली सेम ही है। सर डायग्राम में दूर दिख रहे हैं। बेटा डायग्राम तो आपको बढ़िया दिखे इसलिए हल्का सा दूर ना रखा है, अदरवाइज तो पॉइंट मास, चिन्ना सा मास है। तो वो डी थीटा इतना छोटा है कि बेटा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? फॉर्मूला याद करो बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास डीएम, छोटा सा डीएम मास मल्टीप्लाइड बाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम। ऊपर डीएम, बेटा डीएम लिखो। डीएम कितना है एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई इस डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा व्हाट्स द एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम। बेटा मैं नीचे इंटीग्रेशन डीएम करने के मूड में नहीं हूं। मुझे इंटीग्रेशन डीएम क्यों करूं बेटा? डीएम 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 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? एम ही आएगा। एम बेटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, निपट जाएगा। आर बाई पाई बेटा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन बेटा? बेटा बताना जरा। थीटा को कहां से कहां तक वेरी करूंगी? पूरी रिंग कवर जाए, जीरो से चलते 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 90 डिग्री, चलते 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 180 डिग्री। बेटा जीरो से लेके पाई तक, बेटा जीरो से लेके पाई तक। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा मेरे पास आ गया आर बाई पाई। बेटा ठीक है, कॉस थीटा
का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, r बाई पाई दैट इज साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, 0 में से 0 गया तो आजकल क्या बचता है, 0 बचता है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कम्स आउट टू बी 0, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कम्स आउट टू बी 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। अच्छी बात है, ये थोड़ा सेट भी बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है, बैठ जाएगा। सर आगे चलो, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास बताओ बेटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला बोलो बेटा। तो मेरे बच्चे बोलो सर, छोटा सा डीएम मास जो एलिमेंट लिया आपने वो मल्टीप्लाइड बाय इस डीएम मास का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। नीचे वाले इंटीग्रेशन डीएम में तो मेरे बच्चे चिंता ही नहीं करते, ऊपर वाला डीएम बेटा बताओ क्या होगा, डीएम में जानता हूं कितना होगा, m बाई पाई इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई वाई कोऑर्डिनेट। बेटा बताना इस डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर दैट इज r साइन थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से लेके पाई तक। बेटा m कांस्टेंट है, बाहर आएगा निपट जाएगा। बेटा मेरे पास आ गया r बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ कौन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज r बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन मुझे शायद याद है दैट इज माइनस कॉस थीटा। बेटा लिमिट लगा देना 0 से लेके पाई तक, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ बेटा 2 आएगा एंड इट कम्स आउट बी 2r बाई पाई। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट बी 2r बाई पाई। और कुल मिलाकर बेटा मेरे पास सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया है बेटा दैट इज 0,2r बाई पाई। हमारी हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास आया बेटा 0,2r बाई पाई। नॉट ए बैड रिजल्ट, वी हैव टू रिमेंबर इट। डेरिवेशन तो बेटा इसलिए कराई कि आप सारी बात समझ पाओ, लेकिन याद तो बेटा करना ही पड़ेगा, इसमें कोताही नहीं बरतनी यार। यूं नहीं कि सर मैं तो निकाल लूंगा, अरे निकालते लोगे यार, लेकिन हर कोई चिन्ने मिन्ने सवाल के लिए निकालते रहोगे क्या, याद भी तो रखोगे कुछ। तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास बेटा अपन लोगों ने याद कर लिया है। मैं बेटा जल्दी इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि मैं इसका रिजल्ट फिर से लिख रहा हूं। डेरिवेशन तो ठीक है बेटा, मैं इसका रिजल्ट फिर से लिख रहा हूं। डेरिवेशन बेटा आप लोग एक बार फिर से खुद भी बेटा एक बार करना। आपके पास ये हाफ रिंग, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। करना ही था बिकॉज वाई एक्सिस की अबाउट हमारी रिंग सिमेट्रिक है, जैसी लेफ्ट वैसे राइट। तो सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट दिस पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस at 2r by pi from here and its coordinate is beta 0,2r by pi. You have to remember the result, but बेटा रिजल्ट तो याद रखोगे बेटा, साथ ही साथ है ना ये भी याद रखना कि बेटा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इस बात का सेंस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब वाई एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। जैसा लेफ्ट में बेटा वैसा राइट में आना भी चाहिए बेटा, आ भी रहा है, बढ़िया। सर पूरी की पूरी रिंग को सर मैं यहां पर पड़ा मान सकता हूं, हाँ बेटा बिल्कुल। सर यहां पर एक्चुअल में तो कोई मास ही नहीं पड़ा बेटा, तभी तो मैंने कहा था शुरुआत में कि यार इट कैन बी एन इमेजिनरी पॉइंट। यहां पर बेटा एक्चुअल में कोई मास पड़ा नहीं है बेटा, फिर भी हम यहां पर सेंटर मास पड़ा मान सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलिए। नेक्स्ट इज छोटा सा एक काम है, ये तो शायद कभी काम भी ना आए, बट फिर बेटा मुझे एक दो बातें बतानी है इसलिए सुनो। दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग। बेटा कोई 1/4 रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला है, निकाल लेंगे। क्वार्टर छोड़ो, उससे छोटा अगर रिंग का हिस्सा दे देंगे हम उसका भी निकाल देंगे। हम जब सारी बातें सीख गए तो चाहे वो बेटा हाफ रिंग हो, चाहे 1/4 रिंग हो, चाहे 1/8 रिंग हो, हम तो सबका सेंटर मास निकाल सकते हैं। तो सुनना बेटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और कोई रिंग है बेटा वो यू जा रही है। ये रिंग है बेटा ऐसे, ऐसे क्वार्टर 1/4 बस बेटा। मास इसका m है, रेडियस बेटा इसकी r है।
ये लेंथ मेरे बच्चे जानते हैं π/2r। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसका लैम्डा डिफाइन कर सकता हूं। लैम्डा है, मास है m, लेंथ है π/2r, ये इसका लैम्डा। सर इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे यार? एलिमेंट चूज करो। सर सर्कुलर में एलिमेंट कैसे चूज करते हैं? बड़ा वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। कैसे? यहां से गए आप एंगल थीटा पे, फिर आप गए छोटे से एंगल बाद बड़ा दैट इज थीटा प्लस डी थीटा पे, यहां पर एक चिन्ना सा मास आया है डीएम, इसकी लंबाई है बेटा आर डी थीटा और इसका मास आया है डीएम। डीएम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं लैम्डा इंटू इसकी लंबाई है बेटा आर डी थीटा, दैट इज 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल। ये इसका मास। सर मास तो हो गया, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। हाँ बेटा करता हूं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर आर कॉस थीटा, बेटा वाई कोऑर्डिनेट मेरे ही बच्चे कह रहे हैं कि सर आर साइन थीटा। और बेटा यहाँ भी लिख दूं इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है? आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। फेयर एनफ। व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? बेटा कोई फॉर्मूला है क्या? यस, डीएम मास मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन। डीएम मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम। बेटा डीएम बोलना। डीएम कितना बेटा? 2m बाई पाई इंटू डी थीटा। ये तो बड़ा डीएम हो गया। डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट बेटा, डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज आर कॉस थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। बेटा नीचे वाला इंटीग्रेशन डीएम करने का मेरा मन नहीं है, चलेगा ना बेटा? एम से एम कैंसिल, बेटा एम कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बाहर आते कैंसिल। थीटा को कहां से कहां तक वेरी करूं? तो मेरे बच्चे बोले सर थीटा को आप वेरी कर देना 0 से लेकर। ये थीटा बेटा, थीटा जब 0 होगा तो यहां पर छोटा सा डीएम आएगा, फिर डीएम बढ़ते 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 यहां पर थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू π/2, 0 टू π/2। बेटा 2 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कहां से कहां तक बेटा? 0 से π/2। बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से साइन थीटा, और आप कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली 2r बाई पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक? 0 से π/2, दैट इज 2r बाई पाई। बेटा सीधा लिख दो यार, साइन π/2 बेटा 1, साइन 0 0। बेटा मेरे ख्याल से एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है सेंटर ऑफ मास का 2r बाई पाई। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आया बेटा। वाई कोऑर्डिनेट और निकालो। सर वाई कोऑर्डिनेट 0 रख दूं क्या? अरे नहीं बेटा, इस बार ना तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वही फॉर्मूला बेटा, मैं कहां चेंज करूंगा फॉर्मूला। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज छोटा सा डीएम मास मल्टीप्लाइड बाय उसका वाई कोऑर्डिनेट। छोटा सा डीएम मास बेटा बोलना कितना है? छोटा सा, अरे यार नीचे डिवाइड तो नहीं किया अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम से। बेटा बोलना छोटा सा डीएम मास कितना है? 2m बाई पाई इंटू डी थीटा। ये तो बेटा तेरा डीएम, उसका वाई कोऑर्डिनेट बेटा, वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। कहां से कहां तक बेटा? 0 से π/2। नीचे बेटा डीएम का इंटीग्रेशन m ही आएगा, m कांस्टेंट बेटा बाहर आएगा, बाहर आते कैंसिल। और मैंने बेटा लिख दिया दैट इज 2r अपॉन पाई। बेटा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक? 0 से π/2 बेटा, दैट इज 2r बाई पाई। cos थीटा का इंटीग्रेशन बेटा मेरे ख्याल से माइनस साइन थीटा बेटा कहां से कहां? सर बेटा साइन थीटा है बेटा, मैंने गलत लिख दिया। साइन थीटा है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन वी नो इट वेरी वेल बेटा, दैट इज माइनस cos थीटा बेटा, दैट इज 2r बाई पाई बेटा, दैट विल 0 माइनस माइनस 1 ऐसे आएगा, एंड दैट ऑल्सो कम्स आउट विद 2r बाई पाई। तो सेंटर ऑफ मास बेटा आर आ रहा है 2r बाई पाई कॉमा 2r बाई पाई। सेंटर ऑफ मास का बेटा कोऑर्डिनेट आपके पास ये आ गया। ये रहा हमारा बेटा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। हम चाहें तो बेटा अगेन इसे एज ए रिजल्ट याद करने का तुम्हारा मन हो तो मैं लिख देता हूं बेटा। अगर आपका बेटा ऐसे ही याद करने का मन हो तो सुनो बेटा, सुनिए बेटा, अगर आपका बेटा याद करने का मन हो तो
सुनना बेटा, ये रही आपकी क्वार्टर रिंग, ऐसे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बेटा यहां कहीं, जहां के कोऑर्डिनेट है बेटा 2r/π, 2r/π। ये रहा बेटा आपका सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन ए लाइन, बेटा देखना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो इट इज लाइंग ऑन ए लाइन दैट इज y इज इक्वल्स टू x। आपका सेंटर ऑफ मास जो है बेटा y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। इज इट जस्ट ए कोइंसिडेंस, या बेटा इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो आप बोलोगे सर वैसा ही लॉजिक है जैसा लॉजिक हम लोगों ने हाफ रिंग वाले केस में देखा था, और वो लॉजिक ये है कि y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन, बेटा टोटल एंगल 90 है, उसमें से ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45, इस y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट में और y इज इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन के राइट में आपकी जो रिंग है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। इट मींस दैट दिस क्वार्टर रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x, सो सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन दिस लाइन y इज इक्वल्स टू x। ऐसा ही हाफ रिंग वाले केस में भी हुआ था, आपकी जो हाफ रिंग थी बेटा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक थी, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई किया था। आपकी जो क्वार्टर रिंग है वो बेटा ऐसे बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस है बेटा, उसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप कह सकते हो सेंटर मास ऐसे लाई करेगा। कल को मान लो बेटा कि हमें कोई ऐसी रिंग दे दी, बस इतनी 60 डिग्री की ये रिंग है, ऐसे बोल दिया किसी ने ये रिंग है, और कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका निकाल लेंगे यार, कहाँ कौन सा हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। लिमिट तो चेंज करनी है बेटा, वो लैम्डा और लिमिट दो चीज़ें चेंज करनी है बेटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दूंगा, 0 से 90 बेटा 0 से 60, आंसर आएगा। लेकिन इतना तय है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा वो ऐसे किसी लाइन पर होगा जिसके लिए बेटा ये वाला एंगल विल बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। मतलब मैं ये नहीं कह बेटा सेंटर मास निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, लेकिन जो मैंने अभी तक बताया है उससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी भी सिमेट्रिक बॉडी का कहां से गुजरेगा, जिस लाइन के अबाउट आपका सारा का सारा सिस्टम सिमेट्रिक है, हमेशा उस लाइन पर ही आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। कल को मान लो, ऐसे बता रहा हूँ बेटा, कल को मान लो कि बेटा ऐसी एक रिंग है, ये बेटा मान लो कि आपके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और आपके पास कोई इस तरह की रिंग है, जो टोटल एंगल है ये 120 है, और कोई मुझसे पूछ ले सर इस रिंग का सेंटर मास निकालो, बेटा निकाल लूंगा सेंटर मास, तो तुम जानते हो बेटा लिमिट ही चेंज करनी है, कर देंगे। जब मैं हाफ रिंग का सेंटर मास निकाल सकता हूं, 1/4 का निकाल सकता हूं, तो इस रिंग का भी निकाल सकता हूं। लेकिन इतना तो तय है ना कि सेंटर मास कहां लाई करेगा, इस बारे में आप कोई बात बोल पाओ। हाँ बोलो, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, इतना जरूर तय है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, जिसमें ऑफ कोर्स ये वाला जो एंगल होगा बेटा कितना होगा 60, बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। सो हो सकता है बेटा कोई सवाल ऐसा हो, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा हो जिसमें आपको पूरा सोल्व ना करना पड़े और आप ऐसे चेक करके भी आंसर लिख पाओ। मैं ये नहीं कह रहा बेटा आप बिना सोल्व किए कर लो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बेटा कोई सवाल ऐसा हो जिसमें आपको सोल्व करना ही ना पड़े, आप सीधा बोल दो कि सर आंसर जो होगा इन चारों में से ये होगा। इन चारों में, भाई 4 ऑप्शन थे, चारों में से कोई एक ही ऑप्शन था जो इस स्ट्रेट लाइन को बेटा सेटिस्फाई कर रहा था, बाकी 3 किए ही नहीं, तो बेटा बोल देना बाकी 3 आंसर नहीं है, ये आंसर है। तो हो सकता है कोई सवाल ऐसे हो पा रहा हो, जैसे मान लो कि बेटा आपके पास है ना ऐसी रिंग को, 3/4 रिंग को, ऐसी रिंग हो, और कोई पूछ ले कि इसका सेंटर मास कहाँ पर लाई करेगा। अब बेटा ऑफ कोर्स इसका सेंटर मास जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच, टोटल एंगल बेटा कितना 270 था, 270 के बेटा हाफ यहाँ कहीं लाई करेगा 135। ये वाला एंगल बेटा कितना आएगा 135, ये यहाँ से एंगल कितना आएगा 45। इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ कहीं बेटा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास विल लाई लाइक दिस। तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई सिस्टम सिमेट्रिक हो तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उस लाइन के अबाउट होगा जिस लाइन के अबाउट बेटा सारा का सारा सिस्टम सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे इस बात को। और अगर कोई कहते हैं मुझे एग्जैक्टली निकालना, अरे भाई एग्जैक्टली में निकाल लेंगे, निकाल तो दिया अपन ने इतना सारा, है ना, बट फिर भी कोई चीज़ अगर लॉजिक से हो पा रही है तो लॉजिक से ही कर लो ना यार, है ना। ठीक है बेटा, चलिए जैसे बेटा इस बात पर बेटा होमवर्क तो बन नहीं पाएगा, होमवर्क तो बेटा कल ही हो पाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की शीट बेटा आ जाएगी आपके पास, और उससे पहले बेटा आप अपने सर्कुलर मोशन की शीट निपटाओ सारी। ठीक है,
और HCV प्रिफर्ड है, अभी कर लो बेटा, अभी नहीं कर पाओगे तो ऑफकोर्स बेटा आपको मेन 1 के बाद आपको कोई ना कोई बुक तो करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एज भी बेटा ठीक है, मेन 1 के बाद करना चाहो मेन 1 के बाद कर लो, अदरवाइज बेटा अभी भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। एक्स्ट्रा एज वगैरह के सॉल्यूशन बेटा या तो आ जाएंगे, ठीक है, भिजवा देंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशंस वगैरह सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, बेटा उनको निपटा लेना। और ठीक है, यही बात है। एक बात और बेटा, अपन कल भी है ना सिर्फ उसे सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन ही पढ़ेंगे। आप अगर चाहो तो बेटा जी इसी तरह से हाफ डिस्क हो गई, हेमिस्फीयर हो गया, सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, कौन हो गया, इन सब के सेंटर ऑफ मास पहले से एक बार HCV के अंदर पढ़ सकते हो। मैं तो पूरा बताऊंगा कि बेटा मैं तो बताता तो खूब सारी बातें और बताता हूँ, तो मैं तो है ना बताऊंगा, लेकिन आप अगर चाहो तो एक बार बड़ा हल्का सा उनको देख सकते हो अगर टाइम मिले तो। ये होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है, होमवर्क तो बड़ा वही पुराना वाला है, ठीक है। चलिए बाय, हैव फन।